Jai Hind everyone. Welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Professor Captain Bhupender in the Department of Commerce, Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. और इस YouTube चैनल पे बेसिकली मैं अपना जो कॉलेज से रिगार्डिंग जो पैशन है पढ़ाने का उसकी वीडियो मैंने अपलोड करना शुरू करी है। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग जो मेरी पैशन है उसकी वीडियो अपलोड करने लगी है। साथ ही साथ एनसीसी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व होता हूँ उनको भी यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। और लास्ट सेमेस्टर में मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, मैंने अपना टैली सॉफ्टवेयर की 4 वीडियो अपलोड करी थी इस चैनल के ऊपर और स्टूडेंट्स ने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था। यू कैन सी द व्यू, 10,000 व्यूज एक वीडियो में आए थे। और जब वो स्टूडेंट्स के कमेंट मैंने पढ़े उसके बाद जब मैंने बच्चों से इन पर्सन वो कॉलेज में मेरे से मिले, दे अप्रिशिएट एंड उनको बड़ा हेल्पफुल हुआ था। दैट मोटिवेट मी कि आई शुड मेक मोर वीडियोस relating the topic of the BCom honors and BCom pass financial accountings के रिगार्डिंग ही। तो इसी के साथ मैं आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइनल काउंट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज का। तो जो फंडामेंटल्स होंगे, जो कहाँ से मैं इसको करवाऊंगा, तो उसके लिए आई लव टू शो टू यू ये अमेजोन की वेबसाइट है। इस अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर मेरी दो तीन बुक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 2019 में मैंने 2 बुक पब्लिश करी, 3 बुक पब्लिश करी थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द बीकॉम पास। और 2016 में मैंने एक बुक पब्लिश कर दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फंडामेंटल्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी जो मैं सीरीज नई बनाने जा रहा हूँ बीकॉम ऑनर और बीकॉम पास की, वो बेस्ड अपॉन दी दीज 2 बुक्स के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। आई बीइंग ए ऑथर, मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि ये बुक क्या कहना चाहती है एक स्टूडेंट्स को, क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। तो इन वीडियो के थ्रू मैं बस स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि इस चैप्टर में इस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, बच्चों को समझाया गया है कि कैसे आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और फाइनल एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आएगी उसको आपने सॉल्व करना है। तो होप जैसे आपको टैली सॉफ्टवेयर की वीडियो अच्छी लगी थी, ये भी अच्छी लगेंगी। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फाइनल काउंट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज, इसको पूरे चैप्टर को मैंने पूरा जो प्लान किया है, 5 वीडियो इसके लिए मेरे को बनानी है। इन 5 वीडियो को अगर आप देखोगे तो पूरा ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं बाहर भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो उसको समझ सकते हैं। अब इन 5 चैप्टर में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा उसमें हम जो फोकस करेंगे वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, वो हम फोकस करेंगे व्हाट इज द फाइनल काउंट चैप्टर कवर इन एग्जाम, किस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन देता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट जब वो एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक प्री रिक्विजिशंस क्या होती है, स्टूडेंट जो फाइनल काउंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है फाइनल एग्जामिनेशंस में तो उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड टाइप ऑफ द अकाउंट, जो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन्स होती हैं उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है, पर उससे पहले हमें ट्रांसफर एंट्रीज या क्लोजिंग एंट्रीज पास करने के लिए उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। एग्जामिनर पूछता तो नहीं है, पर अगर पूछ ले तो वो क्लोजिंग एंट्रीज भी आपको आनी चाहिए। उसके बारे में हम वीडियो नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट का क्या क्या फॉर्मेट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ब्लू प्रिंट ऑफ इंटायर प्लेलिस्ट का हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो में होगा। सेकंड वीडियो जो इम्पोर्टेंट है वो किसके रिगार्डिंग होगी, वो होगी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट। यू बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये पता है कि फाइनल काउंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगी, सेकंड क्या होगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट। अगर वो ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स को आती है तो फाइनल काउंट का क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो जो वीडियो नंबर 2 होगी उस वीडियो में अप्रोक्सीमेटली 41 एडजस्टमेंट जो मैंने इन बुक्स में एक्सप्लेन की हुई है, डिटेल में वन बाय वन करके उनको डिस्कस करेंगे विद फंडामेंटल, विद द रीजनिंग कि ये एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, उस क्यों का आंसर आपको फाइंड आउट आंसर मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। और थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो है सोल प्रोप्राइटर का फाइनल काउंट का हम सॉल्व करने के लिए आपको टेक्निक बताएंगे। उस टेक्निक को फॉलो करके विद इन द 15 to 20 मिनट के अंदर अंदर आप फाइनल काउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें वर्किंग नोट को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में, उसकी इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगा कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर इस बुक्स को पढ़ोगे तो इस चैप्टर को आप खुद समझ सकते हो, इतना डिटेल में हमने इसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको काफ़ी इंजॉय। और फोर्थ वीडियो बनाएंगे किसके रिगार्डिंग, फाइनल काउंट्स ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म का, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिफ्थ वीडियो में जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं उसको, उसका फाइनल काउंट कैसे बनता है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है ट्रेडिंग काउंट से पहले, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल इस फाइनल काउंट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज की इस प्लेलिस्ट में 5 वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सेकंड वीडियो एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग होगी, थर्ड वीडियो सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल काउंट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, फोर्थ वीडियो में पार्टनरशिप फर्म के फाइनल काउंट को डिस्कस किया जाएगा, और फिफ्थ वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटीज हैं उसके फाइनल काउंट को डिस्कस किया जाएगा। तो इसी के साथ आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स। चलो आज की वीडियो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक फुल फ्लैश क्वेश्चन दिखाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है फाइनल एग्जामिनेशंस पे। तो जैसे आपके सामने ये केस स्टडी BSJ गिवन है आपके सामने, फाइनल काउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप की केस स्टडी गिवन है। तो एग्जाम में होता क्या आपके लिए, एक ऊपर एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद एक एडजस्टमेंट्स गिवन होती है। ये वाला क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 2018 में आ चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, और इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो ये जो 5 मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस सीरीज में, वो आप क्या सीखेंगे इसमें, आप यही सीखेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा तो आपने सॉल्व कैसे करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जो इवेल्युएटर होता है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट एक नीट एंड क्लीन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाए और नीचे एडजस्टमेंट बनाए, ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। अब उसको बनाने के लिए स्टूडेंट को क्या क्या, किन किन नॉलेज, क्या क्या प्री रिक्विजिशंस होती हैं फाइनल अकाउंट्स की, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बच्चे को जब फाइनल काउंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसकी प्री रिक्विजिशंस क्या है, उसको क्या क्या आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो डाउट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे क्लैरिटी उसको करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या होता है, एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स गिवन होती हैं वो तीनों तरह की होती हैं, पर्सनल भी होती है और रियल अकाउंट्स भी होते हैं उसमें, और नॉमिनल अकाउंट्स भी होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो टेबल है, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन अकाउंटेंसी में जो काइंड ऑफ द अकाउंट्स हैं, क्लासिफिकेशन अकाउंट है, उसको मेनली 3 ब्रॉडर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और द नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। और फर्दर जो पर्सनल अकाउंट है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। और जो रियल अकाउंट्स होते हैं उनको फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये सभी स्टूडेंट्स को आता है, पर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करने में कई बारी डाउट कर जाते हैं,
प्रॉब्लम उनको वहाँ पे फेस होती है। मोस्टली स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं, वो गलती करते हैं इस अकाउंट पे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रायल बैलेंस में अगर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, और यहाँ सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, सबको पता है नॉमिनल अकाउंट है, तो उसमें किसी को डाउट नहीं है। बट अगर एक टर्म में ऐड कर दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले कि ये कौन सी नेचर का अकाउंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स को जिनको डाउट होता है, जब भी क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, तो हर एक बच्चा कई बार रिप्लाई करता है कि उसको नॉमिनल अकाउंट बोल देता है, वो उनकी बड़ी मिस्टेक होती है। तो जो वर्ड आउटस्टैंडिंग है, इट रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट रिप्रेजेंटिंग द सैलरी, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। उसी तरह से प्री पेड इनकम, प्री पेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, राइट, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव, या सैलरी पेड बट नॉट येट ड्यू, या कुछ भी लिखा हो, वो सारे जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, पर्सनल नेचर के होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी तरह से होनी चाहिए कि जो तीन अकाउंट अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस में, कौन कौन सी नेचर के हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, ये बच्चों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसका एक रीज़न है। उसका क्या रीज़न है, उसका रीजन है, यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, जो ट्रायल बैलेंस होता है, उस ट्रायल बैलेंस से हमें सोल प्रोप्राइटर्स के तीन मेन अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिनको वन बाय वन करके अब हम आगे डिस्कस करेंगे। वो तीन अकाउंट कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है आपका बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट्स होते हैं, राइट। अब इन तीन जो ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट गिवन होते हैं, वो कितने नेचर के होते हैं, वो भी तीन अकाउंट के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के होते हैं। और बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, जो बना ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए, वो ये कहते हैं, यहाँ पे मैं वन बाय वन करके आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इसको डिटेल में। पहले सोचा था बाद में करूँगा, पर अभी टच करके बाद में भी इसको डिस्कस किया जाएगा। पहला पॉइंट मैं यहाँ से आपसे डिस्कस कर जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, द आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ओनली वंस ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज द ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम गिवन होती है, उनका हम सिर्फ एक बारी पोस्टिंग करेंगे, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, या प्रॉफिट लॉस में आएगी, या बैलेंस शीट में आएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम गिवन है, उसका हम दो जगह पोस्टिंग कर दें, बैलेंस शीट में भी कर दें और ट्रेडिंग अकाउंट में भी कर दें, ऐसा नहीं होगा। दूसरा है, item which if the particular, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट को हाईलाइट येलो, जो सेकंड मैंने किया है इसमें लिखा है, इफ ए पर्टिकुलर information appear outside the trial, it mean that has not been recorded in the books। उसको बुक्स में लिखा ही नहीं गया है। अगर बुक्स में लिखा ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, टू कंप्लीट उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई है, उसमें कोई डबल काउंटिंग जो हमारा प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, इसका मतलब डबल एंट्री उसमें कंप्लीट नहीं हुई है। To complete the double entry, it is recorded at least two places at the time of preparing the final count। अब इन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या समझ सकते हैं कि फाइनल काउंट बनाते समय ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम गिवन होती है, वो आइटम आती कहाँ से, वो तीन जो काउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट जो होते हैं, वो आते कहाँ हैं। तो वो आते हैं पूरे साल, जो हम लेजर जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम सभी लेजर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद उनके जो बैलेंसेस होते हैं, उन बैलेंसेस को हम ले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब है पूरी अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के बाद ही हमने वो वहां से बैलेंस फिगर निकली होंगी, तो उसका हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। तो इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अपेयर है, उनका एक ही लेजर पोस्टिंग होगा, या तो वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट लॉस में आएगा, या बैलेंस शीट में आएगा। और अगर कोई आइटम
ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है। इसका मतलब क्या है कि उसमें अभी तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, राइट। तो उसका इम्पैक्ट या बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक नहीं शो किया है, तो उसके लिए हमें डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 2 जगह पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट है, इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए नन। हम जाते हैं थर्ड आइटम पे। थर्ड आइटम पे क्या लिखा हुआ है? थर्ड आइटम लिखा हुआ है, the item which appear in the debit side of the trial balance should be shown either on the debit side of the trading account or the profit and loss account or the asset side of the balance sheet। तो अब हमने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने ये जो आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस के, वो कहाँ पे अपेयर होंगी। जो डेबिट आइटम है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगी, या वो एसेट में जाएंगी। और वाइस वर्सा क्या होगा, जो क्रेडिट साइड में शो हो रही है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कार्ड की क्रेडिट साइड में जाएंगी या लाइबिलिटी में जाएगी। ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। और उसी के रिगार्डिंग मैंने ये पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वो तीन, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉलेज स्टूडेंट्स को होनी चाहिए जब वो ट्रायल बैलेंस को रीड करते हैं। अगर इसकी नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स को, अगर डाउट है किसी पर्टिकुलर अकाउंट में, तो वो लेजर पोस्टिंग करने में गलती करेगा स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हुए जब हम ट्रायल बैलेंस से आइटम्स पोस्ट करते हैं, उस समय वो गलती करेगा। वो गलती ना करे, उसके लिए ये पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये पॉइंट क्या कहता है? All the direct expense relating to the purchase or the manufacturing of the goods along with the amount relating to the goods such as purchase account, sale account, purchase return account, sale return account are shown in the trading account, and the remaining expense or the balances of the nominal account are shown in the profit and loss account। ये फंडामेंटल अकाउंटेंसी का फाइनल अकाउंट बनाते समय कि जो रियल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। उनके अकाउंट, लेजर अकाउंट को हम परमानेंटली क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दी ट्रेडिंग अकाउंट। ये बेसिक फंडामेंटल है। और जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट्स होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसीलिए उनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दी थी उसमें आपको ये बताया कि जो हाउस सैलरी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसका परमानेंटली क्लोज कर देंगे उस अकाउंट को उस अकाउंटिंग पीरियड में। पर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है वो कौन सी नेचर का अकाउंट होता है? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। प्री पेड सैलरी कौन सी नेचर का अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्री पेड सैलरी को कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटी में और एसेट में शो करते हैं, बीइंग ए पर्सनल अकाउंट। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग हियर। तो इसीलिए यहाँ पे बताया, क्या बताया है कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे उनकी जो ट्रायल बैलेंस में अपेयर होंगे, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में पर्सनल अकाउंट होंगे, रियल अकाउंट होंगे और नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। इन तीनों अकाउंट वहाँ पे वो अपेयर होंगे। उनमें से हमने अब पोस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में पोस्टिंग करनी है, एक जगह पोस्ट करना है।
वो पोस्ट कैसे करना है, उसका डिसीजन कैसे लेना है, वो डिसीजन इस तरह से लेना है। डिसीजन क्या होगा, जितने भी नॉमिनल काउंट्स होंगे या तो ट्रेडिंग काउंट में आएंगे या प्रॉफिट लॉस में आएंगे, वो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। जितने भी पर्सनल काउंट होंगे, रियल काउंट होंगे, वो आएंगे बैलेंस शीट में, या तो लाइबिलिटी साइड आएंगे या एसेट साइड आएंगे। दिस इज द बेसिक रिक्विजिशन इज रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट, फ्रॉम a student to attempt a final count question. अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास द बैलेंस ऑफ द पर्सनल रियल काउंट ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट। ऑब्वियस है कि ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डेबिट साइड में शो होंगे। ओके, तो ये बाकी रियल काउंट्स इन द ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड, or personal account with the debit balance are recorded in the asset side. Personal account and credit balance recorded in the liability side as a capital, or the outsider of the liabilities. Total of the balance sheet are always equal. तो ये पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। प्री रिक्वेजिशन है, बेसिक फंडामेंटल्स उसको क्लियर होना चाहिए। तो क्या, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, फिर मैं लेजर अकाउंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, तीनों अकाउंट्स का। तो क्या रिक्वेजिशंस है, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स गिवन होगी उनको आपने अंडरस्टैंड करना है, उनके अकाउंट्स का पता होना चाहिए, उसमें वो कौन कौन से अकाउंट के हैं, पर्सनल होंगे, उसमें रियल होंगे और नॉमिनल होंगे। तो आपने करना क्या है, तीन अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। उनका लेजर पोस्टिंग जब करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी नॉमिनल काउंट है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस काउंट में आएंगे, और जितने भी पर्सनल रियल काउंट है वो बैलेंस शीट में आएंगे। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अब हम वन बाय वन करके क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम परफॉर्मा पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने परफॉर्मा शो हो रहा है किसका, ट्रेडिंग काउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप का। अगर आप ये देखेंगे, आपने देखा होगा ट्रेडिंग काउंट का जो डेबिट साइड होता है, ट्रेडिंग काउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो काउंट है, एक पर्टिकुलर का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम है। और इसकी हेडिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड, आगे डेट आती है 31 दिसंबर 2025 या 31 मार्च 2025, इस तरह से डेट गिवन होती है। इसमें फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखा होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं। और बैलेंस शीट में टॉप में हमेशा के लिखा होता है बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट लिखी होती है, उसमें एज ऑन लिखा होता है और इसमें फॉर द ईयर एंडेड लिखा होता है। तो इसके लिए अगर आप देखें हो तो एक हमारे पास एक होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का होता है जो लाइफ ऑफ द बिजनेस होती है, उसको, उसकी एफिशिएंसी नोट डाउन करने के लिए हम उसको काउंटिंग पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 12 मंथ का बेसिकली काउंटिंग पीरियड होता है, कैलेंडर ईयर होता है। तो मोस्टली बिजनेस एंटिटीज क्या करते हैं, उसी 12 मंथ के काउंटिंग पीरियड को एक लाइफ सर्कल बना लेते हैं, काउंटिंग साइकिल बना लेते हैं। कुछ एंटिटी चाहे तो वो जनवरी टू दिसंबर कर सकते हैं, वो एंटिटी की उस ऊपर डिपेंड करता है। पर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका काउंटिंग पीरियड हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, इट गोज अप टू द नेक्स्ट ईयर द 31 मार्च तक चलता है। तो जितनी भी बिजनेस एंटिटीज होती हैं वो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की कन्वीनियंस के कारण अपना काउंटिंग पीरियड वही रख लेते हैं, अप्रैल टू 31 दिसंबर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। तो ये जो फोर्थ ट्रेडिंग काउंट फॉर द एंडेड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आइटम रिकॉर्ड की जा रही है उनका जो कंक्लूजन आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो उन 12 मंथ पीरियड की जो एक्टिविटीज हुई हैं, जो इन एक्सपेंस ने इम्पैक्ट डाला है प्रॉफिट एंड लॉस में, एफिशिएंसी बिजनेस की हुई है, उन 12 मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड। इन 12 महीने का इम्पैक्ट दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ये पूरी लाइफ बिजनेस का नहीं दिखा रहे हैं कि कब से स्टार्ट हुआ अब तक की क्या पोजीशन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दी दिस अकाउंटिंग पीरियड की इम्पैक्ट जो है, इन आइटम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए परफॉर्मा वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, फिर परचेज लिखते हैं, फिर लेस रिटर्न करते हैं।
और परचेज में लिखा हुआ है फॉर कैश एंड क्रेडिट, चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, तो हम इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बीइंग वी आर फॉलोइंग द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। कैश बेसिस भी हो सकता है, अक्रूवल भी हो सकता है, और हाइब्रिड बेसिस भी हो सकता है अकाउंटेंसी का। बट हम ये एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं कि इंटिटी क्या अडॉप्ट कर रही है, अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रही है। और पूरी बुक में जो चैप्टर जो डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी? अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? द इम्पैक्ट ऑफ द profit or loss or the expense or the income or the any item, the impact of the transaction should be shown on that accounting period in which they occur. It is immaterial whether actually receive or paid. तो ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में रिसीव किया कि पे किया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो अकर कब हुई है, वो एंटिटी जिस अकाउंटिंग पीरियड में हुई है, जिस अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती है, उनका इम्पैक्ट उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना है। उसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। तो इसीलिए कैश और परचेज में देखो कैश और क्रेडिट लिखा हुआ है, दोनों यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे परचेज में से हमने लेस किया है परचेज रिटर्न। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि परचेज रिटर्न को हम अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस ना करके अगर वहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो क्या वो ठीक है? तो आंसर है अर्थमेटिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो सही आएगा, पर एक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जिसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में जो आइटम शो करते हैं अमाउंट वाले कॉलम में, उस एक आइटम में जितने प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस करने के बाद नेट फिगर आपको शो करनी होती है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसका मतलब है इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए स्टूडेंट कि जब वो परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न की एडजस्टमेंट करें फाइनल एग्जामिनेशंस में, तो वो कैसे करे? वो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस शो करके शो करे, और सेल में से सेल रिटर्न माइनस शो करके नेट अमाउंट यहाँ पे शो करे, सो दैट हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनकी रिक्वायरमेंट को फॉलो अप करें। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के, जैसे वेजेस एंड सैलरीज हैं, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज ऑन परचेज है, फ्रीट है, ट्राई है, इनको हम कहाँ, कार्टेजेस है, इनको कहाँ शो करते हैं? डेबिट में शो करते हैं। और सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ शो करते हैं। अगर इस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो बैलेंस फिगर हमें यहाँ मिलेगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, और वाइस वर्सा। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें ग्रॉस लॉस मिलेगा। उसको हम प्रॉफिट लॉस के ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो आई रिकमेंड आप इसको पॉज करके थ्योरी यहाँ से पढ़ लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट अकाउंट है वो कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपके सामने प्रोफार्मा शो हो रहा है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और देखिए इसकी हेडिंग में भी क्या लिखा हुआ है? इसकी हेडिंग में भी लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, आगे वो डेट आएगी 31 दिसंबर 2025 या 31 मार्च 2025। और इसको स्टार्टिंग कैसे करते हैं? इसको स्टार्टिंग करते हैं ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, कहाँ से आया? ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट लॉस था उसको प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। और क्रेडिट साइड में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, ये ब्रॉड बैलेंस ब्रॉड डाउन है, कहाँ से? ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, वहां से इसको ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उनको ब्रॉडली किस 3-4 कैटेगरी में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जैसे ऑफिस सैलरी है, ऑफिस रेंट है, पोस्टेज स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस है, अदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, उनको हम डेबिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सेलिंग एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, कमीशन पेड है, कैरेज आउटवर्ड है, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है, इसको हम यहाँ शो करते हैं।
और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, अपकीप ऑफ द मोटर वैन है, डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल है, ट्रैवलर सैलरी है, ये सारे हम यहाँ पे शो करते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस भी होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स हैं, और द डोनेशन एंड द चैरिटीज गिवन है, यहाँ पे हम इसको शो करते हैं। और क्रेडिट साइड में मिसलेनियस रिसीप्ट्स हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव है, बैड डेब्ट रिकवर है, डिविडेंड ऑन द शेयर कमीशन रिसीव है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द एसेट है, एटसेट्रा। और भी इसके अलावा हो सकती हैं। और इस अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या होता है? अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड में आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट एज ए बैलेंस फिगर मिलेगी। और अगर क्रेडिट डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड में नेट लॉस एज ए बैलेंस फिगर आपको मिलेगी, राइट। और ये जो नेट लॉस है, ये फाइनल काउंट में जब बैलेंस शीट आप बनाओगे उसके कैपिटल में से माइनस कर दोगे, और नेट प्रॉफिट है तो वहां पे वो आप ऐड कर दोगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लेना, पॉज करके आप पढ़ लेंगे। मेरा मेन फोकस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने में ही होगा। और देखिए, आप चाहें तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है सोल प्रोप्राइटर्स के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए। बट जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे, वहाँ पे कंपनी लॉ 2013 की सर्टेन प्रोविजंस हैं, सर्टेन शेड्यूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको पर्टिकुलर आइटम की जो पोस्टिंग है वहीं पे करनी होती है, आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते हैं। तो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एसेट जो 7.6.3.2 यहाँ पे गिवन है, इसमें लिखा हुआ है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम आइटम कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का ऑर्डर का मतलब क्या है? अंडर दिस फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट एसेट्स आर अरेंज इन सच अ मैनर that most liquid acid is shown in the first, followed by the least liquid acid, and the end with the least liquid liquid acid। मतलब जो कभी जिसको हमें टच ही नहीं करना है वो हमारे पास रहेगा, हमेशा हमारे पास रहेगा, जिसको मार्केट में लिक्विड करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसके ऑर्डर से हम फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली मोस्ट अर्जेंट पेमेंट ऑफ द रिकॉर्डेड फर्स्ट, फॉलोड बाय द लायबिलिटी विच इज लेस अर्जेंट, एंड देन कैपिटल ऑफ द ओनर। ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा है इन ऑर्डर ऑफ द परमानेंस। मतलब परमानेंस का मतलब है under this form of the balance sheet at least liquid assets are shown in the first, followed by the comparatively more liquid asset, and ending with the most liquid assets। and liability में क्या होगा? on the liability side, capital are shown in first, followed by the long term liability and then short term liabilities। तो ये आपके सामने प्रोफॉर्मा गिवन है। ये देखिए, कैपिटल पहले गिवन है, फिर करंट लाइबिलिटी गिवन है, फिक्स लाइबिलिटीज गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, और करंट एसेट्स गिवन है, और फिक्स एसेट्स गिवन है। ये एक परफॉर्मा है। अगर इसमें आप ऊपर नीचे भी कर दोगे तो एक्सपेक्टेड है एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं काटेगा, वो आप कर सकते हो इस तरह से भी। और जो इम्पोर्टेंट है, बैलेंस शीट एज ऑन लिखा हुआ है, बिफोर द ईयर एंडेड नहीं लिखा हुआ है। एज ऑन, एज ऑन का मतलब क्या है? इस जो भी डेट यहाँ पे होगी, इस पर्टिकुलर मोमेंट में बिजनेस की पोजीशन क्या है, जब से बिजनेस ने स्टार्ट किया है, उसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसकी कितने एसेट्स हैं, ये उस मोमेंट की पोजीशंस को बताता है, उस एंटिटीज की। तो अभी तक आपने क्या डिस्कस कर लिया है? हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उसके अंदर जो आइटम्स गिवन होंगी वो पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट्स की होंगी। उनको कहाँ पोस्ट करना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। एक ही बारी पोस्टिंग होती है। और हमने ये देख लिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट आइटम्स होती हैं। डेबिट में जो आइटम होती हैं वो कहाँ कहाँ पे आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएंगी, और एसेट्स में आएंगी। तो इसका मतलब नॉमिनल आइटम तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में चल जाएंगी, और रियल अकाउंट जो होंगे, पर्सनल अकाउंट जो होंगे, डेबिट साइड में पेयर होते हैं, वो एसेट में चले जाएंगे। अगर ये कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के पास है
तो उनको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, मतलब प्री पेड एक्सपेंस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो लेजर पोस्टिंग करनी है तो स्टूडेंट को एडजस्टमेंट तो आती है प्री पेड की, पर जो डिसीजन क्या लेंगे अब, जो प्री पेड एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उसका क्या करना है, तो वेरी कॉन्फिडेंटली वो क्या करेंगे, बीइंग एसेट वो उसको कहाँ ले जाएंगे, एसेट में ले जाएंगे। कौन सा अकाउंट है वो, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और तीनों परफॉर्मा हमने डिस्कस कर लिए। अब एक छोटा सा पॉइंट है, वो नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये भी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज या ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं। ये देखिए, ये जो आपने पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ लिखा हुआ है, ये तो है एक अकाउंट ही है। तो इसका मतलब है इस अकाउंट में ये जो हमने ओपनिंग स्टॉक को या डेबिट साइड में लिखा है, परचेज को डेबिट साइड में लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस को हमने डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पोस्टिंग करने से पहले हमने क्या किया होगा, जर्नल एंट्री की होगी, उसके बाद जब हमने यहाँ पोस्टिंग की होगी, तो उस इसके जो पहले जर्नल एंट्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में, ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं या क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। तो वो क्लोजिंग एंट्री आप यहाँ से भी समझ के बना सकते हो। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जो है कहाँ शो हो रहा है, डेबिट साइड में हो रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, जर्नल एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, यही जर्नल एंट्री होगी। तो उस जर्नल एंट्री को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज बोलेंगे। तो आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए इसकी क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ये आपने देखा। ये कौन सा ओपनिंग स्टॉक है, अमाउंट क्या इसमें आएगा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अमाउंट गिवन है ये उस अमाउंट से एंट्री होगी यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। अगर आपको ये जर्नल एंट्री नहीं भी आती है, लेजर काउंट आपको पता है, ट्रेडिंग काउंट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग काउंट में ये आइटम कहाँ डालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन क्रिएट ए क्लोजिंग एंट्रीज। आई होप ये इजी है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, आप समझ जाएंगे। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, एक को समझा रहा हूँ तो ये प्रिंसिपल सभी के लिए इम्प्लीमेंट होगा। जो भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आइटम डाल रहे हो डेबिट या क्रेडिट साइड में, उसका क्या करना है आपको, जनरल एंट्री करनी है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री। ये देखिए, ये परफॉर्मा आपके सामने है। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ओपनिंग स्टॉक को क्या किया है, डेबिट किया है, जिसकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी, जनरल एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट क्या आएगा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है उस अमाउंट से करनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। ये जो परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी, इसकी जनरल एंट्री हुई होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये रहा, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। होप ये इजी है, इसी तरह से आप क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट लॉस काउंट की भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। ये हमारी वीडियो नंबर 1 है इस सीरीज की, जिसमें कि जो मेरी बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उस बुक में क्या चीज़ कहाँ पे क्या लिखी है, उसका क्या मायने है, उसको मैं वीडियो में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। कैसे बनाई थी वीडियो को, स्ट्रक्चर क्या था, क्या सेंस थी, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो मेन डिस्कशन है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी या मेन डिस्कशन होगी, वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ द फाइनल काउंट, जिसमें हम 41 एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके डिटेल में। उसके बाद थर्ड वीडियो में हम सोल प्रोवाइडर का बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिटेल में विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस गिवन, आपको रीजनिंग के साथ गिवन होगा कि किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी होती है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है स्टूडेंट से जब फाइनल एग्जामिनेशन में करें नीट एंड क्लीन करके। और फोर्थ वीडियो में हम सोल पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और लास्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग एंट्री का फाइनल काउंट करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएंगे। होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड
Please like, subscribe my YouTube channel Journey with Rude. Jai Hind, Jai Bharat.